दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं राजूराम ब्रिड़ा स्टडी एट होम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम एक बार फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इसको ऐप के अंदर कोर्स में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ड्राइवर एग्जाम का दोस्तों ड्राइवर एग्जाम का है वो दोस्तों टेस्ट संख्या जो फुल टेस्ट है 5 है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का टेस्ट संख्या 5 है जो ऐप के अंदर हम हर संडे आपको देते हैं। उसका सॉल्यूशन आज हम इसमें करवा रहे हैं। विस्तृत व्याख्या से हम आज इसको देखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टडी एट होम को डाउनलोड नहीं किया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है। मोटर वाहन की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन इस उम्र से कम का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन नहीं चला सकता। बात आ गई है सार्वजनिक स्थान की, बात आ गई है परिवहन वाहन की, दोनों आ गई। तो आपको यहां पर क्या करना है, 20 वर्ष पे टिक करना है डायरेक्ट। धारा 3 क्या कहती है, केवल सार्वजनिक स्थान शब्द आ जाता तो यहां पे 18 वर्ष वाला भी व्यक्ति चला सकता है। सार्वजनिक पर परिवहन शब्द आ जाता है तो दोस्तों परिवहन वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, हम अंग्रेजी में कहें ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल होता है इसके लिए 20 साल की उम्र है। साथ ही धारा 3 ये भी कहती है कि भी आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं वो भी 50 सीसी से कम की, 50 सीसी से कम, और साथ ही दोस्तों क्या है विदाउट गियर की मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो दोस्तों आप है यहाँ पे 16 साल की एज प्लस अगर आपकी है तो भी आप चला पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त होता है तो इनके द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाएगी। साथ ही आप सभी को पता है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, इसमें जो संशोधन हुआ है इसमें एक नया नियम जोड़ा गया है। हम क्या कहते हैं कि भी एचएमवी लाइसेंस के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपकी 20 साल की उम्र हो, एज हो, साथ ही आपका एलएमवी का क्या हो, एलएमवी का 1 साल का अनुभव आपके पास में होना चाहिए, हम ये कहते हैं। साथ ही आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्या देना, मेडिकल फॉर्म संख्या 1A में। लेकिन एक नया नियम आया है, वो क्या कहता है, अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से 6 माह का प्रमाण पत्र ले लेते हैं या गाड़ी सीख लेते हैं जिसका आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, 6 माह का प्रमाण पत्र ले लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर क्या है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल से बनाया गया प्रमाण पत्र है, अब डायरेक्ट एचएमवी बनाने के लिए आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी सीधा डायरेक्ट आप एचएमवी बनाना चाहते हैं तो आप 6 माह का ड्राइविंग स्कूल से आप प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पे सीधा जो एचएमवी लाइसेंस है बना सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ड्राइविंग स्कूल का। इसीलिए जो ड्राइविंग स्कूल से जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको वरीयता दी जाती है, आपको याद करना है। यदि आवेदक ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाता है तो उसे इतनी अवधि के बाद टेस्ट के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है। साथ ही जब आप पहली बार जाते हैं टेस्ट फेल हो जाते हैं तो आपको 7 दिन बाद में दूसरा अवसर दिया जाता है। लेकिन आप अगर 3 बार लगातार फेल हो जाते हैं फिर आपको 60 दिन बाद में जाना पड़ता है, और इसके साथ में आपको एक दूसरा कोर्स करके जाना पड़ता है कि आपने फिर से गाड़ी सीख ली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यदि आवेदक 3 बार टेस्ट देने के बावजूद पास नहीं कर पाता है तो वह अपने अंतिम टेस्ट देने की तारीख से इतनी अवधि समाप्त होने से पहले पुनः टेस्ट में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा। कब तक, यानी पहली बार में 7 दिन, दूसरी बार में 7 दिन, तीसरी बार भी 7 दिन, चौथी बार जाएगा तो 60 दिन बाद में जाएगा। यानी कि यहां पे ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब सही हो जाएगा। एक बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति किसी वाहन मालिक को पूछकर वाहन चला लेता है और वाहन मालिक उसे इसके लिए मंजूरी दे देता है तो जिम्मेदार कौन है, साथियों यहां पर वाहन का मालिक भी जिम्मेदार है, ड्राइवर भी जिम्मेदार है, यानी कि दोनों की जिम्मेदारी बनेगी। वाहन मालिक की जिम्मेदारी धारा 180, ड्राइवर की जिम्मेदारी धारा 181, दोनों में ही 5000 का यहां पर जुर्माना यहां का इसका उल्लेख है वो किया गया है। तो ध्यान से आपको हर चीज को देखते जाना है। प्रश्न संख्या 6,
किसी मोटर वाहन या वाहनों के उपयोग से हुई दुर्घटना जहां उसके उद्देश्य के यथोचित प्रयासों का साइट पर पता नहीं लगाया जा सकता, इसका अर्थ क्या होता है? यानी एक ऐसा वाहन है जिसका वहां पर पता लगा पाना संभव नहीं है। यथोचित यानी यथासंभव प्रयास के बावजूद प्रयासों का साइट यानी क्या होता है साथियों? स्थान पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर उसका पता नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसे मामलों को क्या कहते हैं? इस ऑप्शन नंबर बी को आप काट दें, ये गलत टाइप हो गया यहां पे। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हिट एंड रन मोटर दुर्घटना, यानी कि ऐसी दुर्घटना या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिसका यथोचित प्रयास के बावजूद भी उसका पता नहीं लग पाता कि गाड़ी कौन सी थी, ड्राइवर कौन सा था, तो ऐसे मामलों को हिट एंड रन मामला कहा जाता है और इनका उल्लेख धारा 161 के में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किस धारा की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट है? क्षतिपूर्ति के बारे में बताया गया है। आप अगर कोई क्लेम करते हैं धारा 165 में दावा न्याय अधिकरण की स्थापना की गई, न्याय अधिकरण की स्थापना की गई है जिसमें आप अपने क्लेम का दावा है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का आप क्लेम करना चाहें, वो चाहे किसी दुर्घटना का हो, चाहे किसी बीमा कंपनी के खिलाफ हो, चाहे किसी माना की गाड़ी का डैमेज का हो या किसी व्यक्ति के डैमेज का हो, तो आप इसका दावा धारा 165 में उल्लेखित दावा न्याय अधिकरण जो है क्लेम ट्रिब्यूनल, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लेम ट्रिब्यूनल, इसमें दोस्तों दावा आप कर सकते हैं। इसका उल्लेख किसमें है? धारा 165 में है। अगला प्रश्न, गति सीमा का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाना किस धारा के तहत दंडनीय है? दंडनीय पूछा है। एक तो साथियों होता है केवल गति सीमा, केवल गति सीमा का उल्लेख आ जाए तो आप सभी को पता है धारा 112 होती है। केवल आपको गति सीमा का उल्लंघन करने पर कौन सी धारा लागू होगी ये पूछ ले तो साथियों आप सभी को पता है धारा 183 लागू होती है। धारा 183 के तहत हल्का वाहन है तो 1000 से 2000, भारी वाहन है तो 2000 से 4000 के बीच में जुर्माना होता है। ये तो एलएमवी के लिए हो गया और ये एचएमवी के लिए हो गया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रश्न में दंडनीय पूछा है तो धारा 183 हो जाएगा। गति सीमा का उल्लेख पूछ लेता तो हमें गति 112 करते हैं। शराबी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग किया जाना एक दंडनीय अपराध है, सभी जानते हैं, जिसमें कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यदि श्वास विश्लेषक से परीक्षण करने पर उसके रक्त में अल्कोहल की मात्रा इससे अधिक पाई जाती है तो किससे अधिक पाई जाएगी तो वो अपराधी होगा, ये बताना है आपको। 30 मिलीग्राम 100 मिली रक्त में, 100 मिलीग्राम 30 मिली रक्त में, 30 मिलीलीटर 100 मिली रक्त में और 100 मिलीग्राम 30 मिली रक्त में। यहां पर आपको ध्यान देना है धारा 185, शराब पीकर गाड़ी चलाना, 100 ml ब्लड होगा, 100 ml रक्त होगा, हिंदी में लिख दूं मैं, 30 mg यानी मिलीग्राम, 30 mg होगा यानी मिलीग्राम होगा, यहां पर क्या होगा अल्कोहल यानी कि शराब की मात्रा हो जाएगी, ये होगी शराब। ये अगर पाई जाती है तो आप अपराधी माने जाते हैं और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। 30 तो मिलीग्राम होंगे और 100 मिलीलीटर खून होगा, तो यहां पर ध्यान आपको रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहां पर है प्रश्न संख्या 10, प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना चाहिए जिसका आकार ऊंचाई कितनी होती है 18 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई आपको बतानी है। इस प्रश्न से हमें यह सीखने को मिला कि एक जो लर्निंग लाइसेंस गाड़ी सीखता है उसका एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड को हम आगे और पीछे दोनों ओर लगाते हैं। यह बात हमने इस प्रश्न से सीख ली, आगे और पीछे हम दोनों ओर इसको लगाते हैं। पहली बात तो यह है, ये जो बोर्ड होता है 18 बाई 18 का होता है, पहली बात तो यह है। और इस बोर्ड का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है यानी सफेद कलर में होता है। इसके अंदर एल बना होता है जो कि एल किस कलर में होता है, रेड कलर में होता है। इस जो एल की लंबाई होती है वो हाइट होती है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है एल बोर्ड का आकार, ऊंचाई 18 है तो चौड़ाई भी 18 होगी, क्योंकि ये 18 है, दोबारा से बता देता हूं मैं, ये 18 है तो ये भी 18 है। अगला प्रश्न, वाहन बीमा के संबंध में सही कथन का चयन करना है। बीमा के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक वाहन का फुल बीमा होना चाहिए, फुल बीमा होना जरूरी नहीं है साथियों, गलत हो जाएगा।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक वाहन का आधा बीमा नहीं होता। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक वाहन का केवल प्रथम पक्ष या पार्टी का बीमा, ये भी गलत है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक वाहन का कम से कम तीसरी पार्टी का बीमा होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, धारा 146 147 आपको सुना होगा, और थर्ड पार्टी बीमा का नाम भी आपने सुना होगा कि भी प्रत्येक वाहन के लिए थर्ड पार्टी जो बीमा है वो अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं ये बनवाते हैं, धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध है। और इस अपराध पर आपको सभी को पता है, प्रथम बार में 2000, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। साथ ही 3 माह की जेल का भी प्रावधान है। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता खालिस्तान के रूप में एक चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि लाइसेंस के लिए आप आवेदन करते हैं किस मामले में? एचएमवी के मामले में। पहली बात तो एचएमवी के मामले में फॉर्म संख्या 1A में मेडिकल प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। अब एलएमवी के मामले में बात कर लेता हूं। एलएमवी के मामले में अगर आपकी उम्र 40 उम्र हो गई है, उम्र हो चुकी है, तो आप चाहे नया लाइसेंस बनवाएं चाहे आप रिन्यू करवाएं, आपको फिर भी एलएमवी वालों को भी दोस्तों यहां पर फॉर्म संख्या 1A में मेडिकल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म संख्या 1A हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फास्टैग के बारे में गलत कथन बताना है। पहला है, इसकी भारत में शुरुआत 2014 में हुई, सही बात है। भारत में इसे 2021 में अनिवार्य रूप से लागू किया गया, ठीक बात है। यहां पे दोस्तों 1/1/2021 से इसको लागू किया गया, बाद में बढ़ाकर इसे 16 फरवरी 2021 तक बढ़ाकर यहां से लागू किया गया। ये दोनों डेट है, दोनों आ सकती है, आपको याद रखना है। पहले ये लागू किया गया, फिर ये लागू किया गया। भारत में अनिवार्य रूप से कब लागू किया गया, इसके संबंध में मैं बता रहा हूं। फास्टैग की एन श्रेणी हल्के मोटर वाहनों को रखा गया है, गलत बात है साथियों, यहां पे गलत बात है। निजी या प्राइवेट वाहनों के लिए बैंगनी रंग का फास्टैग दिया जाता है। आप सभी को पता होगा, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा फास्टैग के बारे में। फास्टैग, ठीक है, तो यहां पर फास्टैग के बारे में एक श्रेणी होती है एन, एक होती है एम। एन श्रेणी होती है वो परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए होती है, परिवहन वाहन इनके लिए होती है। जो एम है ये निजी वाहनों के लिए होती है। ठीक है, निजी वाहनों के लिए जो आपका फास्टैग होता है बैंगनी रंग का होता है। ये बात आ गई कंफर्म आपको। यहां पे एक सूत्र लिखता हूं मैं, OGYPB, ये नाम याद रख लेना, ये ट्रिक याद कर लेना। ओ क्या है? यानी ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का फास्टैग होगा किसके लिए? एलएमवी जो ट्रांसपोर्टलाइज गाड़ियां होती है उनके लिए। ग्रीन कलर का किसके लिए होगा? ग्रीन कलर का 2 एक्सल जो गाड़ियां होती है उनके लिए होगा। येलो किसके लिए होगा? येलो साथियों यहां पे 3 एक्सल के लिए होगा, ये 3 एक्सल हो गई। पिंक कैसा हो, किसके लिए होगा? 4 से 6 एक्सल जो वाहन होते हैं उनके लिए होगा। ब्लू किसके लिए होगा? ब्लू साथियों यहां पे आपके 7 एक्सल जो वाहन होते हैं उनके लिए होगा। तो इतना याद रखना है। एक होता है ब्लैक कलर का है, वो मशीनरी के लिए होता है, मशीनरी के लिए। ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, इनको आपके फास्टैग से मुक्त रखा गया है। ऐसा मोटरयान जिसे 6 से अधिक और 12 तक यात्री जिसमें ड्राइवर शामिल नहीं है वो मोटर व्हीकल एक्ट में नाम से परिभाषित किया गया है। सभी को पता है, एक तो होता है मोटर टैक्सी, एक है मोटर कैब। तो दोस्तों जो टैक्सी है वही मैक्सी है, मैक्सी यानी बड़ी होती है, ठीक है, और ये मोटर कैब है वो छोटी होती है। इसमें 6 प्लस ड्राइवर है, इसमें 7 से 12 प्लस ड्राइवर है। अब आपको पता चल गया होगा इस बड़ी टैक्सी को ही मोटर टैक्सी कहा जाता है और मोटर कैब को मोटर कैब कहा जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाहन की टेल लाइट में लगी वह लाइट जो कि गाड़ी को बैक गियर में यानी पीछे के गियर में डालते समय क्या करते हैं? ऑन करते हैं। सभी को पता है लाल लाइट ब्रेक के समय होती है, ये लिख दिया मैंने ब्रेक। पीली पार्किंग के समय होती है, या आप इंडिकेटर देते हैं तो ऑन होती है, इंडिकेटर हो गया। हर चीज को हम बाल की खाल निकालेंगे। सफेद कलर जब गाड़ी को हम रिवर्स करते हैं उस समय होती है, हरा होता नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है? जब रिवर्स गियर में सफेद हो जाएगा। अनिवार्य अनुदेश जिसे टर्न लेफ्ट या केवल विशेष श्रेणी के यातायात हेतु उपलब्ध एक मार्ग दर्शाने के लिए सामान्यतः खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। टर्न लेफ्ट का संकेत आप सबको पता है, गोल आकृति में ब्लू सर्कल में होता है।
इसमें व्हाइट जो संकेत है वो व्हाइट संकेत है इसमें होता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो यहां पर टर्न लेफ्ट का है, यहां पर मैं आपको साइन बना के भी दिखा सकता हूं साथियों। टर्न लेफ्ट का संकेत कैसा होता है आप सभी को पता होगा। यहां पे टर्न लेफ्ट का संकेत कैसा होता है थोड़ा सा मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे पहली बात तो ऐसा माना कि मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं, ये माना कि ये आपका संकेत है और इस संकेत के अंदर अब कैसा मतलब कि वो संकेत होगा वो बता देता हूं मैं। टर्न लेफ्ट की बात हो रही है तो ये तो मोटा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये ऐसा हो गया, ऐसा संकेत होगा आपका। तो साथियों आपको यहां पर पता चल गया होगा कि टर्न लेफ्ट का संकेत किस में होता है। तो आप सभी जानते हैं यहां पर टर्न लेफ्ट का संकेत किस में है दोस्तों, इसमें आपका दर्शाने के लिए सामान्यतः द्वारा दर्शाया जाता है लाल वलय होता है, एक है नीला वलय, तो ये नीला वलय होगा यानी कि नीले वृत्त में होगा साथियों। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को है वो देखना, टेक्निकल चीजें हैं आपको समझनी है। प्रश्न संख्या 17, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार एक विधिक आवश्यकता होती है, सभी जानते हैं कौन से सेक्शन के तहत, 144 से 46, 142 से 144, 140 से 142, 146 से 147। तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 और 147 है, इनका संबंध किससे है, बीमा से संबंधित है साथियों, आप सभी को पता होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उचित ड्राइविंग लाइसेंस एक विधिक आवश्यकता है, सभी बात है। मोटर वाहन अधिनियम खालिस्तान की धारा 3 के अनुसार किसी भी मोटर वाहन को चलाने का प्राधिकार है वो प्रदान करता है। 1988 का जो है यहां पे रख दो, तो इसकी जो धारा 3 है वो क्या कहती है, नीड, यानी आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही ये कहता है कि सार्वजनिक स्थान पे गाड़ी चलाएंगे तो आपकी उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, ये कहता है। और कहता है सार्वजनिक स्थान पे अगर आप परिवहन वाहन चलाते हैं तो आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए, यह भी कहता है। आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीजें ध्यान रखना है। साथ ही कहता है एमसी 50 सीसी से कम है तो दोस्तों आप 16 प्लस का जो व्यक्ति है वो भी गाड़ी चला सकता है। विदाउट गियर का उल्लेख करता है, ये विद आउट गियर की बात करता है साथियों, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यापक बीमा पॉलिसी का, व्यापक बीमा फुल इंश्योरेंस की बात हो रही है, नवीनीकृत भारत में वार्षिक रूप से, मतलब क्या हुआ, व्यापक बीमा का जो आपका नवीनीकृत होता है वो वार्षिक रूप से होता है। पहली बात तो से अग्रिम में हो सकता है, यानी कि अग्रिम यानी होता है एडवांस, आप सभी को पता है जो आपकी बीमा होती है, बीमा को एडवांस हम मात्र 30 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, 30 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा 1 माह है, ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। आपको क्या नहीं करना चाहिए, यथा आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा गति या इससे ज्यादा ऊपर कोई वाहन नहीं चलाना चाहिए, ऐसा आपको कौन कहता है। यानी यहां पर बात कर रहा है अधिकतम गति सीमा की, यहां पर बात कर रहा है साथियों अधिकतम गति सीमा की। आप सभी को पता है अधिकतम गति सीमा का जो चिन्ह होता है वो रेड सर्कल में होता है, रेड तो सर्कल हो जाएगा। साथ ही आपको इसमें 50 लिखे होंगे, ये ब्लैक कलर में होंगे, किस में होंगे, ब्लैक कलर में होंगे। पूछा क्या है तो आपको चिन्ह किस में दिखेगा, लाल वलय या वृत्त में, ऑप्शन नंबर ए के सही हो जाएगा। एक राज्य में जारी मोटर चालन लाइसेंस कहां तक वैलिड होता है, साथियों पूरे भारत में ये वैलिड होता है, आपको याद रखना है। जो चालक लाइसेंस होता है वो पूरे भारत में वैलिड होता है, ध्यान रखना है। लर्निंग लाइसेंस की बात करते हैं, लर्निंग लाइसेंस भी पूरे भारत में है, वो वैलिड रहता है साथियों, आपको ध्यान देना है। लर्निंग लाइसेंस, बस कंडीशन ये है कि इस लर्निंग लाइसेंस को जहां से आप बनवाते हैं उसी राज्य से आपको क्या करना पड़ता है, उसी राज्य से आपको स्थायी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अगला है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अस्थायी परमिट देता है जो से अधिक अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगा। साथियों बात करते हैं धारा 66 की। धारा 66 दोस्तों परमिट के बारे में उल्लेख करती है कि परमिट होना चाहिए, आवश्यकता। धारा 87 है वो अस्थायी परमिट के बारे में बताती है कि एक अस्थायी परमिट होगा जो कि कम से कम 1 माह है, अधिक से अधिक 4 माह तक वैलिड होगा। धारा 88 विशेष परमिट का उल्लेख करती है जो कि 4 माह से लेकर 12 माह के बीच का हो सकता है। अधिकतम अवधि पूछी है अस्थायी परमिट की तो 4 माह हो जाएगा। किसी भी वाहन और उससे जुड़े ट्रेलर या ट्रेलरों की
कुल लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है? 23 मीटर इसका जवाब हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्टेज गाड़ी या अनुबंध गाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं देगा और न ही वह स्वयं चलाएगा जब तक कि वाहन चालक के पास, साथियों ध्यान से, वाहन चालक के पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा? बेज नहीं होगा। प्रशिक्षु लाइसेंस, प्राथमिक उपचार किट, परमिट, बेज। वैसे तो ये सारी चीजें केवल लाइसेंस, प्रशिक्षु लाइसेंस को छोड़ के सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन बात आई है वाहन चालक के पास तो बेज होता है। आप सभी को पता है वाहन को अगर आप स्टेज गाड़ी चलाते हैं या आप क्या करते हैं या आप माल वाहन चलाते हैं तो आपके पास में बेज होना चाहिए। बेज होता क्या है? एक अलग से जारी किया जाता है जो लेफ्ट चेस्ट पे यहां पे चस्पा करवाया जाता है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। तो इसका जवाब बेज होगा। थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को साथियों होल्ड पे भी कर सकता हूं। मैं इस पे थोड़ा सा मुझे संशय है कि भी परमिट होगा या आपका बेज होगा। मैं आपको बेज बता रहा हूं, आपको बेज याद रखना है। हालांकि परमिट अगर होगा तो मैं आपको जरूर इसके संबंध में अलग से अपडेट है वो कर दूंगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस होल्ड रखना है, जल्दी इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। किसी मवेशी या किसी जानवर की ढुलाई करते समय माल वाहन की अधिकतम अवधि है, गति सीमा कितनी हो सकती है? 24 किलोमीटर। साथियों बात आ जाए शैक्षणिक संस्थान के पास में गाड़ी चलाने की, बात आ जाए सड़क पर काम चलता है, काम चलना, बात आ जाए सेना गुजर रही है उसके पास से गाड़ी, जुलूस निकल रहा है उसके पास गाड़ी चलाना, ठीक है। यहां पर कोई जानवर या पशु को आप ढोते हैं, बात आ जाती है गाड़ी को टोचन करके आप कहीं ले जा रहे हैं। आपको याद रखना है इन सभी कंडीशंस में यहां पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है वो आपकी प्रति घंटे होती है, याद कर लेना आप। अगला प्रश्न है, यह चित्र अनिवार्य संकेत दर्शाता है। एक गोल आकृति है, एक एरो जा रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। मतलब क्या हुआ? दोनों को यहां पे काट दिया गया है। मतलब प्रवेश निषेध, अनिवार्य रोक, दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल तांगा गाड़ी है, काट दिया गया है, बैलगाड़ी निषिद्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक गोल आकृति में चिन्ह है, एक एरो गया, एक आया, जाने वाले को काटा, मतलब कि दो रास्ते थे जाने आने के, एक को काट दिया, मतलब एक तरफा रास्ता बच गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रवेश निषेध की बात करते हैं, इसका संकेत केवल एरो जाता है, इसको काट दिया जाता है, इसका मतलब प्रवेश निषेध होता है। अगला प्रश्न है, ये चित्र क्या दर्शाता है? चौकोर आकृति में एक सीधी सड़क जा रही है और एक इधर सड़क जा रही है और यहां इसको ब्लैक रेड कर दिया गया है, मतलब क्या है? साइड रोड नहीं है। यह सूचनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? चौकोर आकृति में मतलब सूचनात्मक है, सड़क जा रही है और यहां से आगे से रेड कर दिया गया है, मतलब कि सीधी सड़क नहीं है, सीधी सड़क नहीं है। अगला प्रश्न, इंजन ऑयल की अधिकतम खपत का क्या कारण है? इंजन ऑयल की अधिक खपत होती है ऑयल सील का लीक होना। ऑयल सील आप सभी को पता है, ऑयल पिस्टन पे 3 सील होती है यहाँ पे, तो 3 सीलों में से जो ऑयल सील होती है, ऑयल रिंग होती है, ये अगर यहाँ पे क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तो यहां पर ऑयल सील, दोस्तों ऑयल सील दूसरी भी ऑयल हो सकती है, ऑयल सील के लीक होने पर इंजन ओवर हीट होता है तो ऑयल भी खपत होगा ही, और पिस्टन रिंग का घिसना, पिस्टन रिंग घिस जाती है, ये ऑयल सील को दूसरी सील है, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है, ठीक है। तो पिस्टन रिंग का घिसना, ये तीनों कारण हो सकते हैं जिनसे कि ऑयल की खपत अधिक होती है। ऑयल डिपिस्टिक पर निशान होते हैं, डेंजर, फुल, लो का, उपरोक्त सभी का, डी हो जाएगा जवाब। डिपिस्टिक क्या होती है मैं बता देता हूं, ऑयल को लेवल देखना, ऑयल जो लेवल है, लेवल चेक करने के लिए जो होती है, एक प्रकार की छड़ी होती है, छड़ी होती है, किसकी होती है? स्टील की बनी होती है। तो आपको याद रखना है ऑयल डिपिस्टिक, ऑयल लेवल देखने की छड़ी। आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपको अपने वाहन को खड़ा करने की जरूरत आ जाए, तो आप निम्न प्रकार से खड़ा करेंगे। ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी माना कि यहां पे है, यह गाड़ी आपकी वहां पे है, ये गाड़ी मैंने बनाई है, ठीक है। तो यहां पर हैंड ब्रेक लगाकर रोक देंगे, गाड़ी को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक लगाकर, प्रथम गियर में और हैंड ब्रेक में, बैक गियर में और हैंड ब्रेक में, ब्रेक डाल दिया तो भैया वापस आ जाएगी, फर्स्ट डाल देना, प्रथम गियर में और हैंड ब्रेक में लगानी है। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में क्या जाता है? डीजल इंजन में पहले स्ट्रोक में केवल हवा जाती है, दूसरे में साथियों इसका कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन, तीसरे में साथियों इसको जलाया जाता है,
यानी पावर, यानी कि पावर स्ट्रोक कहते हैं। और चौथा दोस्तों एग्जॉस्ट, जिसे हम कहते हैं निकास भी बोला जा सकता है। तो ये चार होते हैं, आपको पता होगा। तो क्या आती है, केवल शुद्ध हवा आती है चौथे स्ट्रोक में। डीजल इंजन में डीजल को कैसे जलाया जाता है, कंप्रेशन के द्वारा, अभी मैंने बताया। दूसरा जो स्ट्रोक होता है कंप्रेशन, यानी कि उसको दबाया जाता है। जो आपका हवा आई थी पहले स्ट्रोक में, उसको दबाया जाएगा, जिससे उसका ताप और दाब बढ़ जाएगा। तापमान और दाब बढ़ जाने से दोस्तों उसको आसानी से डीजल को उसके ऊपर फाड़ करके जलाया जा सकेगा। इसलिए कहते हैं डीजल को कैसे जलाया जाता है, कंप्रेशन के सिद्धांत पे। इसलिए डीजल इंजन को सीआई इंजन के नाम से जाना जाता है, सीआई इंजन। ठीक है, तो यहां पर डीजल इंजन को कैसे जलाया जाएगा, कंप्रेशन के द्वारा। यह भी पूछा जाता है सीआई इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है, कंप्रेशन सिद्धांत पे। अगला प्रश्न, त्रिभुज में दिया गया ऐसा चिन्ह जिसमें दो रेखाएं बनी हुई हो और वो रेखाएं एक साइड से चौड़ी एक साइड से संकड़ी हो। ये लोग त्रिभुज बना दिया, ये एक साइड से चौड़ी, ये एक साइड से संकड़ी। अब ये क्या होगा, आगे रास्ता संकड़ा है, आगे रास्ता संकड़ा है। अगला प्रश्न, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार धारा 181 के अनुसार अयोग्य होने या लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने के लिए चालान या जुर्माना कितना है। आप सभी को पता होगा धारा 180, धारा 181 ये मालिक के लिए होता है। मालिक जिम्मेदार होता है अगर कोई बिना लाइसेंस का गाड़ी चला लेता है, और इसमें चालक स्वयं जिम्मेदार होता है। दोनों ही मामलों में 5000 का जुर्माना है। कितना है साथियों, 5000 की राशि यहां पे जुर्माने के रूप में दी जाती है। बी सही जवाब हो जाएगा। गीली फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए, टायर प्रेशर कम करें, गलत हो जाएगा। अचानक ब्रेक लगाना कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा एक मिनट ध्यान से पढ़ें। लापरवाही आते ही दुर्घटना घटित हो सकती है। अचानक ब्रेक लगाने और गति बढ़ाने से बचें, बिल्कुल सही जवाब है। वाहन तेज गति पर चलाना गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। वाहन के इंजन ऑयल की जांच की जानी चाहिए। इंजन ऑयल कब जांचेंगे, जब इंजन ठंडा हो, बात तो ठीक है। जब वाहन समतल धरातल पर खड़ा हो और इंजन जब थोड़ा चलाने के बाद गर्म हो गया है, गर्म होने के बाद में नहीं। जब इंजन चालू हो तभी भी नहीं करना। किसी यात्रा पर जाने से पहले जब वाहन खड़ा हो और इंजन गर्म न हो, दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में टोल प्लाजा पर वाहन रोके बगैर टोल का भुगतान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, फास्ट टोल, फास्ट टैग, फास्ट गार्ड। तो आपके हो जाएगा फास्ट टैग। साथियों आप सभी को पता है इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 2017 में इसे परिवहन वाहनों के लिए लागू किया गया था। सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। 16 फरवरी 2021 से साथियों सभी वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से इसको लागू है वो कर दिया गया था। फास्ट टैग के संबंध में श्रेणी, दो श्रेणी प्रकार की श्रेणी होती है। इसमें एक तो एन होती है, एक एम होती है। एन श्रेणी है वो परिवहन वाहनों के लिए होती है, एन श्रेणी है वो निजी वाहनों के लिए होती है। आपको थोड़ा सा बस इतना याद रखना है। निजी गाड़ियों के लिए जो आपका फास्टैग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली में प्रयुक्त संक्षिप्त जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी इस ग्लोबल पर आप किस पोजीशन पर है इस बात का पता जीपीएस लगाता है। अगला प्रश्न, वाहन में ब्रेक ड्रम में ब्रेक शू होते हैं ड्रम के अंदर की साइड में। ड्रम ब्रेक की बात आई है तो ड्रम ब्रेक आप सभी को पता है ड्रम के अंदर यहां शू लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, यहां पे शू लगे रहते हैं, यहां पे ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्रम के अंदर की साइड में। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। वाहन में स्टीयरिंग सिस्टम में रेक एंड पिनियन गियर, रिंग गियर, रेक गियर, टाई रॉड। बहुत अच्छा प्रश्न है। रेक एंड पिनियन आपने नाम सुना होगा, रेक एंड पिनियन गियर होता है स्टीयरिंग में। अगला प्रश्न, वाहन में नीचे दी गई शाफ्ट का सही क्रम बताना है। शाफ्ट के बारे में सबसे पहले इंजन होता है, इंजन के बाद में क्लच होती है, यहां पे गियर होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, डिफरेंशियल होता है और रियर एक्सल होती है। पूछा क्या है, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट। यहां पे यूनिवर्सल जॉइंट और बोल दो भैया, ये कर दिया मैंने। यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर, ये गियर हो गया, यूनिवर्सल हो गया और प्रोपेलर यहां पे आ गया, विभेदक ये आ गया। ठीक है, गियर बॉक्स विभेदक यानी कि ये होता है आपका डिफरेंशियल, ये गलत हो जाएगा। गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, एक्सल शाफ्ट, विभेदक लास्ट में आ गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये जो आपका एक्सल है वो सबसे लास्ट में आएगी। गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, विभेदक, प्रोपेलर बाद में आ रही है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी गियर बॉक्स के बाद में यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, विभेदक। अगला प्रश्न, वाहन के संबंध में गलत कथन को आपको बताना है। ब्रेक ऑयल में .3, .4 ग्रेड का ऑयल भरा जाता है, सही बात है।
विभेदक में SAE40 140 ग्रेड का ऑयल भरा जाता है, स्टीयरिंग में SAE 90 ग्रेड का ऑयल भरा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है, साथियों सभी कथन है वो एकदम सही है। बात आती है विभेदक की, तो यहां पर दोस्तों 90 से 140 तक का जो ग्रेड होता है वो ऑयल है यहाँ पे डाला जाता है। अगला है किसी वाहन में क्लच सामान्यतः के बीच स्थित होता है। क्लच कहां पर स्थित होता है ये बताना आपको। क्लच आपके गियर बॉक्स, क्लच होता है फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के मध्य। क्लच कहां पे होता है? फ्लाईव्हील और यहां पर इंजन होता है, इंजन के आगे फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है, यहां पे क्लच होता है, यहां पे गियर होता है। तो ये जो क्लच है वो कहां पे हो गई है? यहां पे फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के मध्य में। पेट्रोल वाहन के इंजन में उत्सर्जित जहरीली गैस क्या होती है? पेट्रोल वाहन की बात आई है तो यहां पर अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन। आप सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO ये गैस सबसे खतरनाक है, पेट्रोल इंजन से निकलने वाली जहरीली गैस। भारत स्टेज के बारे में गलत कथन को बताएं। भारत स्टेज को 5 को 2017 में लागू किया गया, गलत बात है। भारत स्टेज 5 को आज तक लागू किया ही नहीं गया है। भारत स्टेज 6 को 2020 में लागू किया गया, सही बात है। जैसे जैसे भारत स्टेज का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल घटता है, ये भी सही है। भारत स्टेज को भारत स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हिंदी का भारत स्टेज ही अंग्रेजी का भारत स्टेज है, ये भी सही है। पूछा क्या है? गलत कथन पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट, अंध स्पॉट या अस्पष्ट स्थान क्या होते हैं? चालक के रियर व्यू दर्पण से साइड दर्पण में नहीं दिखने वाले, चालक के साइड दर्पण से रियर व्यू दर्पण में नहीं दिखने वाले, आपके वाहन के भीतर रियर व्यू दर्पण द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले क्षेत्र, चालक को देखने पर भी रियर व्यू मिरर और साइड मिरर से नहीं दिखने वाले स्थान। साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है ये आपकी गाड़ी है, रियर व्यू मिरर यहां पे लगा होता है, ये तो होता है रियर, यहां पे होते हैं साइड मिरर। तो साइड मिरर होते हैं वो कौन सा स्थान देखते हैं? आप सभी को पता होगा साइड मिरर ये स्थान देखते हैं, साइड मिरर ये स्थान देखते हैं, साइड मिरर ये स्थान देखते हैं, आप सभी को पता होगा। और ये रियर व्यू मिरर होता है ये देखते हैं। तो ये जो बीच का बचा भाग होता है ये क्या कहलाता है? अंध स्पॉट कहलाता है। आपको मैं चित्र इसी ढंग से बना नहीं है तो आपको मैं कभी और बताऊंगा चित्र डायग्राम के माध्यम से। आज का लास्ट प्रश्न है, वाहन में टायर रोटेशन का क्या लाभ है? हम टायर को रोटेट क्यों करते हैं? साथियों टायर को रोटेट करते हैं ताकि उनका घर्षण है वो समान रूप से रहता है, या हम कह सकते हैं कि जो टायरों होता है उनका जो अनियमित घिसाव होता है वो असमान रूप से घिसते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम टायर का रोटेशन करते हैं ताकि टायर है वो समान रूप से घिसे और असमान रूप से घिसने को रोका जा सके। देखते हैं टायर की उम्र बढ़ती है, टायर समान रूप से घिसता है, सही बात है। लाभ नहीं है पूछा है, टायर का अनियमित घिसाव को कम करने के लिए टायर रोटेशन किया जाता है, ये भी सही है। ब्रेक लगाने में आसानी रहती है क्योंकि टायर सड़क को आसानी से पकड़ लेता है, टायर रोटेशन का ये लाभ नहीं है। उम्र भी बढ़ती है तो क्योंकि जब आप एक ही जगह टायर रखोगे तो अनियमित घिसाव हो जाएगा तो टायर जल्दी बेकार हो जाएगा। और आप टायर रोटेशन करते हैं तो मतलब कि टायर रोटेशन करने से क्या हो जाता है? उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 50% यहाँ पर बताए हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है, आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आप है डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के साथ में आप हमसे जुड़कर दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो क्लास से संबंधित कोई भी डाउट आपका अगर है तो आप इस नंबर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपना डाउट है वो भेज सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।